हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम एमएससी फाइनल ईयर के लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे थे। उसमें हमने पार्ट नंबर 38 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा पार्ट नंबर 39 रहेगा। यूनिट हमारी 5th चल रही थी, कॉस्मोलॉजी। और सभी यूनिवर्सिटी जिनके सिलेबस में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आप इस वीडियो को कंप्लीट विजिट कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले के 38 पार्ट नंबर तक विजिट नहीं किया है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके विजिट करें, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए, साथ में बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? आइंस्टाइन यूनिवर्स की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। आज हम आइंस्टाइन यूनिवर्स के लिए जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालना। ए नंबर लगा के लिखा था ज्योमेट्रिकल, तो बी नंबर लगाकर लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइंस्टाइन यूनिवर्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइंस्टाइन यूनिवर्स ज्योमेट्रिकल हमने कंप्लीट कर ली थी। ये कंप्लीट होने के बाद में हम डी सिटर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी भी ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे और फिजिकल पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो लिखना प्रेशर एंड डेंसिटी। प्रेशर को P से एंड डेंसिटी को रो से डिनोट करना है। तो आइंस्टाइन यूनिवर्स के लिए हमने V की वैल्यू लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आपने नहीं विजिट करी तो पहले वो देख लेना, जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आइंस्टाइन यूनिवर्स में हमने V की वैल्यू क्या ली थी? 0 ली थी। और स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था जब स्टैटिक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल, तो उसमें हमने 2 वैल्यू ली थी। एक तो अपन की P की फॉर्म की एक इक्वेशन थी, एक थी अपनी रो की फॉर्म की इक्वेशन। यहाँ पर भी उन्हीं 2 इक्वेशन को लेके चलेंगे और सोल्व आउट करना है, वही हमारा रिजल्ट होगा। तो सबसे पहले लिखो इन आइंस्टाइन यूनिवर्स, V equals to 0 and relation for P and rho are as follows। V क्या होता है? 0 होता है। और P और रो में जो रिलेशन होता है, जो हमने 2 इक्वेशन स्टार्टिंग में स्टैटिक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल में पढ़ी थी, वो लिखनी है। तो वो लिखो आपकी क्या क्या इक्वेशंस थी। एक तो P की टर्म में जो इक्वेशन थी उसकी वैल्यू थी e⁻⁻λ V डैश बाई R प्लस 1/r² माइनस 1/r² प्लस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। ये इक्वेशन आप भी दे देना। ए कौन सी है? जो मैट्रिक इक्वेशन ली थी ना, उसको ए दिया था स्टार्टिंग में, इसको बी दे दो। सेकंड लिखो जो रो के फॉर्म में थी 8 पाई रो e⁻⁻λ डैश बाई आर माइनस 1/r² प्लस 1/r² माइनस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। इसको इक्वेशन नंबर सी कह दो। अब e⁻⁻λ की वैल्यू क्या थी वो भी लिख लो। तो लिखो e⁻⁻λ इज इक्वल्स टू 1 माइनस r² अपॉन r0²। ये किसके लिए थी? आइंस्टाइन यूनिवर्स के लिए। किसकी वैल्यू? e⁻⁻λ की वैल्यू। साथ में r0 की वैल्यू भी देखेंगे तो r0 की वैल्यू 1/r0² की वैल्यू थी अपनी कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट माइनस 8 पाई p। ये वैल्यू थी अपनी 1/r0² की। अब ये दोनों वैल्यू किस में पुट करनी है? इक्वेशन नंबर बी में पुट करनी है। तो लिखो पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन बी। इक्वेशन बी में पुट करो, देखो क्या आएगा। 8 पाई p तो है ही इधर साइड, इक्वल्स टू में e⁻⁻λ की वैल्यू क्या है? 1 माइनस r²। और अपॉन में क्या आ जाएगा? r0²। और ये वैल्यू आ जाएगी v डैश बाई r प्लस 1/r² माइनस 1/r² प्लस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। अब देखो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? 8 पाई p इज इक्वल्स टू 1 माइनस r² तो है ही, और r0² की वैल्यू क्या है? कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट माइनस 8 पाई p। ये वैल्यू आ गई। साथ में देखो क्या आएगा?
वी डैश अपॉन आर, वी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब वी डैश की वैल्यू भी 0 लेनी है। साथ में क्या आ जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। अब देखो 8 पाई पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर स्क्वायर का मल्टीपल करोगे तो 1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, इससे मल्टीपल करोगे तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा पाई माइनस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट माइनस 8 पाई पी, ये वैल्यू आ गई। साथ में क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, ये वैल्यू आ गई। अब देखो 8 पाई पी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट माइनस माइनस प्लस 8 पाई पी, साथ में क्या आएगा माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। 1 अपॉन आर स्क्वायर से 1 अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा देखो 8 पाई पी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट प्लस 8 पाई पी और प्लस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। अब देखो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो 8 पाई पी इज इक्वल्स टू कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट माइनस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट माइनस 8 पाई पी। एक ही बात है ना, देखो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट एक प्लस का एक माइनस का और प्लस 8 पाई पी, दोनों की वैल्यू एक ही है ना। इसको इस फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी जगह अब हम क्या पुट कर सकते हैं, देखो 1 अपॉन आर नॉट स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पुट करोगे तो देखो वैल्यू क्या आएगी 8 पाई पी इज इक्वल टू कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट माइनस 1 अपॉन आर नॉट स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। ये हमने कौन सी इक्वेशन सॉल्व आउट करी, इक्वेशन नंबर बी में सारी वैल्यू पुट करी और उसको सॉल्व आउट कर लिया। सिमिलरली क्या करना है, e की पावर माइनस लैम्डा की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है और जहां पे 1 अपॉन आर नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू पुट करनी है। फिर से सॉल्व आउट करोगे तो एक और इक्वेशन बनेगी, तो आप लोग लिखना सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, देखो वो आएगी आपकी 8 पाई रो इज इक्वल्स टू माइनस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट प्लस 3 आर नॉट स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो। अब इसके नीचे 2 लाइन है वो लिखना, इफ वी एज्यूम दैट pressure P and density rho are known quantities, then unknown quantities cosmological constant and R नॉट। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो क्या क्या फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास में प्रेशर और डेंसिटी पी और रो क्या हो, नॉन क्वांटिटीज हो, और अननोन क्वांटिटीज क्या हो, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट और आर नॉट, तो इनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो इक्वेशन 1 और 2 जो है ना, इसको ऐड कर दो, तो लिखो बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 अब ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो 8 पाई पी प्लस रो, दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। इस साइड क्या हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, इसमें से माइनस होगा तो कितना बचेगा 2 अपॉन आर नॉट स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ से 1 अपॉन आर नॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन आर नॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से 8 कैंसिल आउट हो गया 4 पाई, तो 4 पाई पी प्लस रो। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दो। ये वैल्यू किसकी आ गई, 1 अपॉन आर नॉट स्क्वायर की आ गई। ऐसे किसकी निकालनी है, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की निकालनी है। तो देखो क्या आएगी, लिखो इसके आगे बाई इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से, और किस में ऐड करना है, 2 में ऐड करना है। इक्वेशन 1 कौन सी है, वो है, इसको 3 से मल्टीपल करो, तो 3 से मल्टीपल करोगे तो 24 पाई पी हो जाएगा। फिर 3 से करा है तो इक्वल्स टू में क्या आएगा 3 कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट माइनस 3 अपॉन आर नॉट स्क्वायर, ये आ गया। अब किस में ऐड करना है, 2 में ऐड करना है, तो 2 में ऐड करोगे तो देखो 8 पाई रो प्लस
24 पाई पी, साथ में क्या आ जाएगा 3 कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट माइनस 3 अपॉन आर नॉट स्क्वायर, और ऐड करोगे तो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट प्लस 3 अपॉन आर नॉट स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इसमें से कुछ कैंसिल आउट भी हो रहा है क्या, कैंसिल आउट हो गया। इधर कितना बचेगा 2 कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, 3 में से एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट हट जाएगा, तो देखो क्या लिखेंगे 8 पाई रो प्लस 24 पाई पी इज इक्वल्स टू 2 कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 8 पाई कॉमन आ रहा है ना, तो क्या बचेगा रो प्लस 3 पी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, और कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी 4 पाई रो प्लस 3p, ये आ गया। और इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दो 4 कह दो, ये इक्वेशन आ गई अपनी, इक्वेशन 4 हो गई। तो ये दोनों वैल्यू किसकी आ गई, एक तो 1 अपॉन आर नॉट स्क्वायर की आ गई, और एक किसकी आ गई आपकी कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। तो ये दोनों वैल्यू अपनी निकालनी थी, ये दोनों आ गई प्रेशर और डेंसिटी के लिए। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे इनकोहेरेंट मैटर, अगली प्रॉपर्टी आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी है इनकोहेरेंट मैटर इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स। लिखो इसमें इफ वी टेक p equals to 0 in equation 3 and 4 we have, अभी जो इक्वेशन 3 और 4 ली थी ना हमने, वही इक्वेशन में क्या पुट करना है p इक्वल्स टू 0 पुट करना है। तो 3 और 4 इक्वेशन लिख लेते हैं, कौन कौन सी थी। एक तो थी 3 नंबर आपकी 1 अपॉन आर नॉट स्क्वायर 4 पाई p प्लस रो, ये थी आपकी इक्वेशन थर्ड। और 4 नंबर थी आपकी कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 4 पाई 3p प्लस रो, ये आपकी 4 नंबर थी। अब इसमें क्या पुट करना है p इक्वल्स टू 0, तो p इक्वल्स टू 0 यहाँ पुट करोगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगी 1 अपॉन आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 पाई रो। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे पुट करोगे तो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 पाई रो, ये दोनों वैल्यू आ गई। अब देखो इसके आगे लिखेंगे नाउ the value of rho is, रो की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आ जाएगी बता दो, रो की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई आर नॉट स्क्वायर, तो रो की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 अपॉन 4 पाई आर नॉट स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी रो की। अब देखो हमें क्या करना है, जो हमने इलिप्टिकल स्पेस पढ़ा था और एक अपन ने पढ़ा था स्फेरिकल स्पेस, दो स्पेस पढ़े थे, दोनों के लिए हमने वॉल्यूम निकाला था और उसके लिए जो लेंथ थी पाथ की डिफरेंस था वो भी निकाला था, यानी v निकाला था और एक क्या निकाला था l निकाला था, हर एक के लिए निकाला था ना, एक बार तो इलिप्टिकल के लिए और एक बार किसके लिए निकाला था यही स्फेरिकल के लिए। यहाँ पर भी वही करेंगे, तो देखो इसके आगे लिखना now total mass of spherical universe, और मास का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यही तो होता है ना। और डेंसिटी की वैल्यू तो अपने पास ये रही, और वॉल्यूम के कौन सी स्फेरिकल यूनिवर्स के लिए जो वॉल्यूम की वैल्यू थी वही यहाँ पर पुट करनी है, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा मास निकल के आएगा। तो देखो मास को m से डिनोट कर दो, वॉल्यूम को v नोट से और डेंसिटी को रो से, सभी की वैल्यू पुट करनी है। तो m इज इक्वल्स टू क्या आएगा, v नोट की वैल्यू क्या थी आपकी 2 पाई स्क्वायर
आर नोट की क्यू इंटू रो की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 पाई आर नोट स्क्वायर, ये वैल्यू थी। तो एम की वैल्यू देखो क्या आएगी 2, पाई से एक पाई कैंसिल आउट, आर नोट स्क्वायर से आर नोट की पावर ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा पाई आर नोट बाई 2। इसको बॉक्स में बंद कर दो। ये किसके लिए आया है, स्फेरिकल यूनिवर्स के लिए क्या आ गया, मास आ गया। ऐसे किसके लिए फाइंड आउट करना है, इलिप्टिकल के लिए। तो इलिप्टिकल के लिए क्या लेते हैं वो देखो, लिखो सिमिलरली टोटल मास ऑफ इलिप्टिकल यूनिवर्स। तो इलिप्टिकल यूनिवर्स के लिए मास लिखेंगे तो फिर से मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम वी नॉट रो डेंसिटी। लेकिन इलिप्टिकल के लिए वॉल्यूम क्या होता है, पाई स्क्वायर आर नोट क्यूब होता है। रो की वैल्यू क्या है आपकी, देखो ये वाली पुट कर दो यहाँ पर, तो 1/4 पाई आर नोट स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर नोट ये कैंसिल आउट हो गया, एम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा पाई आर नोट अपॉन में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये मास जो आया वो किसके लिए आया, आपका इलिप्टिकल स्पेस के लिए आ गया। तो ये क्या है, इनकोहेरेंट मैटर इन द यूनिवर्स। दो सिचुएशन में हमें क्या फाइंड आउट करना था, मास करना था, और आपकी रो की वैल्यू ये आ जाएगी। और कैसे आएगी, जब p इक्वल्स टू 0 पुट करोगे इक्वेशन 3 और 4 में। तो ये अपना हो गया किसका, इनकोहेरेंट मैटर इन द यूनिवर्स, सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद में देखो थर्ड प्रॉपर्टी, लिखो थर्ड प्रॉपर्टी में रेडिएशन इन द यूनिवर्स, रेडिएशन इन द यूनिवर्स। इसमें लिखो सबसे पहले लेट देयर इज ओनली radiation feeling in the universe, in that case the ratio of pressure and density maximum in radiation and given by देखो क्या कह रहा है, लेट देयर इज ओनली रेडिएशन फीलिंग इन द यूनिवर्स, इन दैट केस द रेशियो ऑफ द प्रेशर एंड डेंसिटी मैक्सिमम इन रेडिएशन। और जो प्रेशर और डेंसिटी का रेशियो लेंगे वो क्या लेंगे वो भी लिख लो। तो रेशियो और डेंसिटी का क्या आएगा, देखो रो अपॉन पी इज इक्वल्स टू 3 लेना है, ये इसका रेशियो लेना है। और यहाँ से रो की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, रो की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3p। एक तो ये वैल्यू लेके चलनी है, और कौन कौन सी लेके चलनी है वो भी देखो। एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की वैल्यू लेनी है आपको 8 पाई रो, और 1/r नॉट स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको लेनी है 16 पाई p। ये वैल्यू लेके चलनी है किस किस की, एक तो रो और p का जो रेशियो है वो 3/1, यानी कि रो की वैल्यू 3p हो जाएगी। एक लेके चलना है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट 8 पाई रो, और 1/r नॉट की वैल्यू क्या लेके चल रही है 16 पाई p। ये वैल्यू हमें लेके चल रही है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर p की वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो रो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3p इज इक्वल्स टू 3 इंटू p की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी बता दो, 1/16 पाई r नॉट स्क्वायर।
ये वैल्यू आ गई, तो लिखो इसके आगे रो की वैल्यू ये है, तो लिखो टोटल मास ऑफ द spherical universe is given by जैसे अभी निकाली थी ना इससे पहले वाले में, ऐसे ही इसमें निकालना है। बस हमने क्या करा, रो का रेशियो और पी का रेशियो, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट 1/r0² की वैल्यू ये लेके चलनी है। अब देखो कैसे निकालते, तो आपको पता ही है मास इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम V0 होगा, डेंसिटी रो होगी, तो m इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ। स्फेरिकल यूनिवर्स की बात होती है तो आपका वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है, 2π² r0³ होता है। रो की वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगी, 3/16π r0²। जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट हो गया। वैल्यू क्या आ गई बताओ, एक तो पाई बचा ऊपर 3 है, साथ में क्या आ जाएगा r0, अपॉन में क्या बचा 8, और भी कुछ बचा है क्या, कुछ भी नहीं, सारा कैंसिल आउट हो गया। तो ये वैल्यू जो आ गई वो किसकी आ गई, टोटल मास आ गया किसमें, स्फेरिकल यूनिवर्स में आ गया। अब इसी तरीके से टोटल मास किस में निकाल लेंगे हम, इलिप्टिकल स्पेस में। तो लिख लो इसी के आगे टोटल मास ऑफ द इलिप्टिकल यूनिवर्स। फिर से मास इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम V0, रो डेंसिटी। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, V0 किसके लिए, इलिप्टिकल यूनिवर्स के लिए वैल्यू क्या होती है, π² r0³ मल्टीपल, साथ में वैल्यू कौन सी आ जाएगी रो की, ये वाली। तो रो की वैल्यू पुट करो तो 3/16π r0², ये वैल्यू आ गई, कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट होगी। m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पाई r0 तो ऊपर आ गया, साथ में क्या आ गया 3 अपॉन कितना हो जाएगा 16, और r0 तो ऊपर कैंसिल आउट हो ही गया। ये वैल्यू जो आ गई वो किसके लिए आ गई, ये मास किसके लिए आया, इलिप्टिकल यूनिवर्स के लिए ये वाला मास आया है, और ये वाला जो मास आया था वो किसके लिए था, स्फेरिकल यूनिवर्स के लिए। तो ये अपना टॉपिक क्या था, रेडिएशन इन द यूनिवर्स, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी एम्प्टी यूनिवर्स। एम्प्टी यूनिवर्स कब होगा, जब p की वैल्यू 0 हो, रो की वैल्यू 0 हो, उस कंडीशन में जो अपना यूनिवर्स होता है वो कैसा होता है, एम्प्टी होता है। तो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी लिखना, एम्प्टी यूनिवर्स, इस पे लिखो, लेट यूनिवर्स इज entirely empty। अगर यूनिवर्स entirely empty है इसका मतलब p की वैल्यू भी 0 लेनी है और रो की वैल्यू भी 0 लेनी है। इसका मतलब जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 और जो 4th थी वो किस फॉर्म में आएंगी, तो हमारी इक्वेशन 3 और 4th क्या थी, देखो 1/r0² इज इक्वल्स टू 4π p प्लस रो, और 4th थी आपकी कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 4π 3p प्लस रो। ये आपकी थी इक्वेशन कौन सी, 3rd और 4th। अब इसमें क्या पुट करना है, p इक्वल्स टू 0, रो इक्वल्स टू 0, तो पुट करो, देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/r0² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4π 0 प्लस 0। इसका मतलब पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसके बाद में कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के देखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 4π, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 3 × 0 प्लस 0, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 0 आ गई। 1/r0² की वैल्यू 0 आ गई, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की 0 आ गई। अब एक वैल्यू हम लेके चलते थे e की पावर माइनस लैम्डा की, उसकी वैल्यू देखो क्या आएगी, तो e की पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू क्या थी, 1 - r² अपॉन r0², ये वैल्यू थी।
तो 1/r0² की वैल्यू तो क्या आ गई अपनी, 0 आ गई। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो e की पावर माइनस लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब इसके आगे लिखना, दिस इज कंडीशन फॉर द फ्लैट स्पेस यूनिवर्स। ठीक है, तो e की पावर माइनस लेमडा की वैल्यू कितनी, 1 लेनी है। दिस इज कंडीशन फॉर द फ्लैट स्पेस यूनिवर्स। तो ये हो गई अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी एम्प्टी यूनिवर्स की। इसके बाद में देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखो, मोशन ऑफ द टेस्ट पार्टिकल, मोशन ऑफ द टेस्ट पार्टिकल। ये क्या निकालना है, मोशन ऑफ द टेस्ट पार्टिकल में क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैट्रिक इक्वेशन होती है आइंस्टाइन यूनिवर्स की, वो लेके चलेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम उसको प्रूव आउट करेंगे। कैसे करेंगे, वो हम जियोडिसिक की एक इक्वेशन लेके इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आइंस्टाइन यूनिवर्स जो होता है उसकी मैट्रिक इक्वेशन क्या होती है, आइंस्टाइन यूनिवर्स मैट्रिक इक्वेशन is given by, क्या होती है देखो, ds² is equals to -1 - r² अपॉन r0² dr², और इनवर्स में होता है ये। फिर आ जाता है -r² dθ² -r² sin² फाई dφ² प्लस dt²। ये किसकी इक्वेशन है, अपनी आइंस्टाइन यूनिवर्स के लिए जो मैट्रिक इक्वेशन होती है वो होती है। अब आपको पता है कि g11 की वैल्यू क्या होती है, जो अपना किसका कांस्टेंट हो, x1 का। यहाँ पर x1 क्या होता है r, x2 क्या होता है थीटा, x3 क्या होता है फाई, और x4 का मतलब t। तो g11 की वैल्यू क्या होगी बताओ, g11 की वैल्यू यही तो होगी ना, dr² का जो कोफिशिएंट होता है वो किसकी वैल्यू होती है, g11 की। तो -1 - r² अपॉन r0², इसका इनवर्स। अब बताओ g22 क्या होता है, dθ² के साथ में जो कोफिशिएंट होता है वही होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा -r²। g33 का मतलब dφ² के साथ वाला, तो वैल्यू क्या आ जाएगी -r² sin² फाई। g44 क्या होता है आपका 1, क्योंकि dt² के साथ में कितना कोफिशिएंट है 1 है। तो इसके बाद में लिखना, मोशन ऑफ द पार्टिकल इन gravitational field can be described by तो मोशन ऑफ द पार्टिकल इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिस्क्राइब्ड बाय जियोडिसिक। और जियोडिसिक की अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देख लो जाके प्लेलिस्ट में। और जियोडिसिक की जो वैल्यू होती है वो किस इक्वेशन से गिवन होती है, तो वो लिखो d2xi अपॉन ds² प्लस ijk dxj अपॉन dxk अपॉन ds, और इसके साथ में क्या आ जाता है 0 आ जाता है। ये वैल्यू आ जाती है ना अपनी। यहाँ पर आपको ये तो पता ही है कि x1 की वैल्यू क्या होती है dr, x2 का मतलब d थीटा, x3 का मतलब d फाई, और x4 का मतलब क्या होता है dt होता है। ये तो अपन को पता है। कंपेयर करके ये वैल्यू लिख ली, जियोडिसिक की इक्वेशन लिख ली, ये सारी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद में लिखो नेक्स्ट लाइन में, लेट अस अज्यूम
that the particle is initially at रेस्ट। अब पार्टिकल जो है वो स्टार्टिंग में कैसे है, रेस्ट की पोजीशन में है। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट की पोजीशन में होता है तो उसके लिए जो स्टार्टिंग के 3 जो आपके स्पेशल वेलोसिटी के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो लिखो इसके आगे, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ स्पेशल वेलोसिटी of the test particle is 0। तो टेस्ट पार्टिकल जो है उसके लिए जो आपके स्पेशल वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, 0 होते हैं। इसका मतलब कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाएंगे, स्टार्टिंग के 3 लेने हैं तो dr/ds आ जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dθ/ds आ जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dϕ/ds हो जाएगा, और इन तीनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो 3 स्टार्टिंग के कंपोनेंट्स कैसे हो गए, 0 हो गए। इसका मतलब 4th कंपोनेंट अभी हमारे पास में बाकी है, बाकी 3 कैसे हो गए, 0 हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि जियोडेसिक के इक्वेशन में स्टार्टिंग की 3 कंडीशन 0 है, ओनली 4 कंडीशन आएगी। कब आएगी, जब जे और के की वैल्यू क्या हो, 4 और 4 हो। तो अब इसके आगे लिखना, लिखो इसके आगे, देन द जियोडेसिक इक्वेशन विल बी गिवन बाय। अब जियोडेसिक के इक्वेशन में स्टार्टिंग के 3 कंपोनेंट, इसका मतलब जे और के की वैल्यू अगर 1 1 रखें तो ये कंडीशन क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि अपना dr/ds की वैल्यू 0 है। अब जे इक्वल्स टू के इक्वल्स टू क्या रखें, 2 2 रखें तो भी इसकी वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि अपने पास में dθ/ds की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इसमें dr/ds की वैल्यू 0 थी। अगर थर्ड कंडीशन में जे और के की वैल्यू 3 3 है, इसका मतलब ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि अपने पास में dϕ/ds की वैल्यू भी क्या है, 0 है। तो अपने पास सिर्फ एक कंडीशन बचेगी जब जे और के की वैल्यू क्या हो, 4 और 4 हो, क्योंकि हमारे पास dt/ds की वैल्यू क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो एक कंडीशन मात्र आएगी जियोडेसिक इक्वेशन में, स्टार्टिंग की 3 हम नहीं लेंगे क्योंकि वो क्या हो गई, 0 हो गई। तो अब देखो, d2xi/ds² प्लस i4 dx4/ds साथ में dx4/ds इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी, जे और के की जगह हमने 4 4 पुट कर लिया, तो d2xi/ds² प्लस i4 dx4 इसका मतलब x4 का मतलब किससे होता है, t से होता है, तो dt/ds इसका मतलब उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा dt/ds, और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, i4 की वैल्यू निकालनी है। और कैसे निकालेंगे, आपको क्रिस्टोफल सिंबल बहुत बार सिखाई हुई है ना वीडियोस में, जो अगर आपने नहीं देखी है तो टेंसर से रिलेटेड जितनी वीडियोस थी ना, उसमें आपको i4 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो लिखवाया हुआ है, विजिट कर लेना जा करके। यहाँ पर हम इसको सॉल्व आउट नहीं करेंगे वरना लेंथी होगा। तो आपको यहाँ पर i4 की वैल्यू फाइंड आउट करके देखोगे तो वैल्यू क्या आएगी वो लिख लो, i4 इसकी जो वैल्यू लेनी है वो लेनी आपको 0। क्या लेनी है, 0 वैल्यू लेनी है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी d2xi/ds² प्लस ये वैल्यू 0 हो गई, मल्टीपल में क्या आ जाएगा, dt/ds का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या आएगा, 0। ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। तो d2xi/ds² इज इक्वल्स टू 0।
ये वैल्यू 0 आ गई। अब i इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं, 4 तक रख सकते हैं। इसका मतलब 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 की वैल्यू रखो तो d2x1 आएगा सबसे पहले, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 0। 2 रखो तो वैल्यू क्या आएगी d2x2 अपॉन क्या आ जाएगा ds², इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। फिर d2x3 अपॉन ds², इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 0। ऐसे ही 4 के लिए लिखेंगे तो d2x4 आ जाएगा अपॉन ds², इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब x1 का मतलब क्या हो गया r, x2 का मतलब थीटा, x3 का मतलब 5 और x4 का मतलब क्या हो गया t हो गया। तो इक्वेशन क्या बनेगी ये बताओ, d2r अपॉन ds² इक्वल्स टू क्या आ गया 0। फिर d2 थीटा अपॉन ds², इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ d2 5 अपॉन ds², इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू देखो क्या आएगी d2t अपॉन ds² इक्वल्स टू 0। इसका मतलब सारी वैल्यू 0 आ गई, तो पार्टिकल खुद क्या है एक 0 है। तो इसके आगे लिखना एक लाइन, द पार्टिकल हैव 0, सारी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। इसका मतलब द पार्टिकल हैव 0। तो ये क्या हो गया आपका मोशन ऑफ द टेस्ट पार्टिकल हो गया। क्या करा हमने, सिंपली जियोडेसिक इक्वेशन को सॉल्व आउट करा है और हमारी ये इक्वेशन निकल के आई जिसमें चारों कोफिशिएंट्स कैसे आ गए 0 के इक्वल में आ गए सारे। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, द पार्टिकल हैव 0। ये अपनी प्रॉपर्टी थी 5th। इसके बाद में 6th प्रॉपर्टी देखो, सिक्स्थ प्रॉपर्टी लिखो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन आइंस्टाइन यूनिवर्स। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन आइंस्टाइन यूनिवर्स, इसमें सबसे पहले लिखना फॉर द वेलोसिटी ऑफ लाइट पुट क्या पुट करना है, अब की बार देखो ds इज इक्वल्स टू डी थीटा इक्वल्स टू डी फाई इक्वल्स टू 0 पुट करना है, किसमें, इन द metric equation of Einstein यूनिवर्स। तो आइंस्टाइन यूनिवर्स की जो मैट्रिक इक्वेशन थी उसमें क्या पुट करना है, ds इक्वल्स टू 0, डी थीटा इक्वल्स टू 0, डी फाई इक्वल्स टू 0, सारी वैल्यू 0 पुट करनी है। तो हमारी जो इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या आएगी, वो लिख लो 0² इज इक्वल्स टू -1 माइनस r² अपॉन r0² और इसका इनवर्स dr² प्लस dt²। ये इक्वेशन निकल के आएगी, सब वैल्यू हम लिख लेंगे। उसमें क्या पुट करोगे आप, ds डी थीटा डी फाई इक्वल्स टू 0। मैट्रिक इक्वेशन कौन सी लेनी है, आइंस्टाइन यूनिवर्स की। तो आइंस्टाइन यूनिवर्स की आप मैट्रिक इक्वेशन लेनी ना, उसमें ये तीनों वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपके पास इक्वेशन कौन सी आएगी, ये आएगी। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो सबसे पहले इस वैल्यू को इस साइड लेके आओगे तो वैल्यू किसकी होगी, पॉजिटिव की। तो 1 माइनस r² अपॉन r0² -1 dr² इज इक्वल्स टू क्या हो गया, dt²। ये वैल्यू आ गई। अब देखो dr² अपॉन dt² कर दो, तो dr² अपॉन dt² करोगे तो ये वैल्यू किस में चली जाएगी, अपॉन में। तो इसका मतलब 1 अपॉन 1 माइनस r² अपॉन r0², इसकी पावर क्या हो गई, -1 हो गई। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, dr अपॉन dt और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू इनवर्स में ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में, दैट इज 1 माइनस r² अपॉन r0²। ये वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट आएगा, तो dr अपॉन dt इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √1 माइनस r² अपॉन r0²।
ये वैल्यू जो आ गई वो किसकी आ गई, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन आइंस्टाइन यूनिवर्स। तो इसके नीचे एक लाइन लिख लो, विच डिनोट्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन आइंस्टाइन यूनिवर्स। सिंपली क्या करना है, आइंस्टाइन यूनिवर्स की इक्वेशन लेकर के ds d थीटा d फाई की जगह आपको 0 पुट करना है। इक्वेशन आपकी ये निकल के आएगी। यहाँ से आपको dr अपॉन dt की वैल्यू निकालनी है। यही आपकी क्या है, वेलोसिटी है। क्योंकि अगर सपोज कर लो जैसे कि अपन लिखते हैं ना dx अपॉन dt, ऐसे ही r की जगह क्या लिख दो, x लिख दो। तो ये क्या होता है, आपका वेलोसिटी होता है ना। तो यही वेलोसिटी क्या है, लाइट इन द आइंस्टाइन यूनिवर्स के लिए वेलोसिटी है। इसके बाद में 7th प्रॉपर्टी, लिखो 7th प्रॉपर्टी में डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट में सबसे पहले लिखो, लेट एनी ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड इनकी जगह एट करना, इसको इनकी जगह एट r इक्वल्स टू 0 एट टाइम t2 and let any star is source of light at r equals to r1 at time t1। क्या कह रहा है, देखो, लेट एनी ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड एट r इक्वल्स टू 0। सपोज कर लो यहाँ पर क्या है, कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है। यहाँ पर r इक्वल्स टू क्या है, 0 है। अब टाइम यहाँ पर क्या कह रहा है, t2 है। इसका मतलब टाइम यहाँ पर t इक्वल्स टू क्या है, t2 है। फिर लेट एनी स्टार इज द सोर्स ऑफ लाइट। कोई एक स्टार और लेना है जो किस पर है, r इक्वल्स टू r1 की पोजीशन पे है, और वो सोर्स है किसका, लाइट का। सपोज कर लो यहाँ पर कोई स्टार है, किस पर है, r इक्वल्स टू r1 पे है। टाइम क्या है आपका, t इक्वल्स टू t1 है। अब सपोज कर लो कि सोर्स ऑफ लाइट कौन सा है, स्टार है। यहाँ से कोई रे जो है वो निकलती है और कहाँ पर पहुंचती है, ऑब्जर्वर तक पहुंचती है। कोई रे यहाँ से निकली और होती हुई कहाँ तक गई, ऑब्जर्वर तक गई। तो उसके लिए हम वैल्यू निकालेंगे टाइम पीरियड के लिए। तो क्या क्या वैल्यूज आएंगी वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसको बना लेना आप लोग, डायग्राम को इसको बना लेना। इसके साथ में नीचे लिखो नाउ लेट ए टाइम T1 a ray leaves from star and reaches at to the observer टाइम t2। यानी t2 टाइम पर कहाँ पर पहुंच जाता है, आपके ऑब्जर्वर के पास में पहुंच जाता है। जब t1 टाइम से क्या होता है, निकलता है स्टार से, इमिट होता है, यहाँ पर ऑब्जर्वर उसको क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है। तो उसके लिए जो टाइम पीरियड होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इससे पहले जो हमने अभी पढ़ा था उसमें हमने वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट फाइंड आउट करा था, dr अपॉन dt। वही वैल्यू हम लेके चलेंगे यहाँ पर। तो देखो इसके आगे नीचे लिखो, वी नो the velocity of light in Einstein universe is।
आइंस्टाइन यूनिवर्स के लिए जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो क्या है, देखो अभी अभी फाइंड आउट करा था, dr/dt इज इक्वल्स टू √1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर नॉट स्क्वायर। ये वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी थी। यहाँ से dt की वैल्यू निकालो, तो dt की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, dt की वैल्यू आ गई dr अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर नॉट स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई आपकी। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। देखो कैसे, लिमिट लेंगे t1 से लेके t2 तक लिमिट, फिर लेंगे अपन ऑब्जर्वर के लिए r इक्वल्स टू 0 और r इक्वल्स टू r1 तक। देखो क्या है, dt इज इक्वल्स टू dr अपॉन √1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर नॉट स्क्वायर, ये वैल्यू है। तो dt इज इक्वल्स टू dr अपॉन एलसीएम ले लो आर नॉट स्क्वायर का, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आर नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, किस में आएगा रूट में, और अपॉन में आर नॉट स्क्वायर आएगा, रूट से बाहर आते ही आर नॉट और कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यही वैल्यू आ जाएगी ना। अब हम इसमें क्या लगा दें, लिमिट लगाकर इसका इंटीग्रेशन कर दें, तो देखो क्या वैल्यू आएगी, तो लिखो नाउ बाय इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट लेंगे कहाँ से कहाँ तक, t1 से लेके t2 तक, dt इज इक्वल्स टू आर नॉट 0 से लेके r1 dr अपॉन आर नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वैल्यू लेनी है। अब ये किसका दिख रहा है आपको, साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन दिख रहा है, इसका तो सिंपली हो जाएगा t2 माइनस t1 से, तो कर लो इसको। इसका करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी t2 माइनस t1, ये आ जाएगा r नॉट। इसका ये किसका होता है, साइन इनवर्स का होता है, तो साइन इनवर्स r अपॉन क्या आ जाएगा r नॉट, और लिमिट कहाँ से आएगी 0 से लेकर r1 तक, यही वैल्यू तो आएगी। अब देखो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू r नॉट साइन इनवर्स r की जगह क्या आ जाएगी लिमिट r1, 0 के लिए तो वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इसको लेफ्ट कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी r1 अपॉन r नॉट, ये वैल्यू आ गई ना। अब देखो यहाँ से t2 की वैल्यू निकालोगे तो t1 किस में चला जाएगा, पॉजिटिव में, तो t2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा t1 प्लस r नॉट साइन इनवर्स r1 अपॉन r नॉट, ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद में हम लेंगे आइंस्टाइन यूनिवर्स के लिए v की वैल्यू क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, तो उस कंडीशन में ये सारी वैल्यू जो होंगी वो किस फॉर्म में आएंगी वो लिखना है आपको। तो इसके आगे लिखो इन आइंस्टाइन यूनिवर्स v की वैल्यू क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, दैट इज मैटर हैज no motion. This value implies R1 remains constant. क्या कह रहा है, देखो आइंस्टाइन यूनिवर्स के लिए v की वैल्यू 0 लेते हैं, ये तो हमने पहले देख चुके कई सारे पार्ट में। दैट इज मैटर हैज नो मोशन, अगर वेलोसिटी 0 है इसका मतलब कोई भी पार्टिकल जो है वो मूव नहीं कर रहा, ठीक है। उस स्थिति में अगर v 0 है तो r भी क्या हो जाएगा आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। अगर r1 कांस्टेंट है इसका मतलब ये पूरी टर्म ही क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अगर ये पूरी टर्म कांस्टेंट हो जाएगी तो t2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, t1 आ जाएगा। लेकिन हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, डेल्टा की फॉर्म में लिखेंगे। सपोज कर लेंगे इसकी कुछ वैल्यू क्या होती है, लगभग इक्वल होती है, तो इस स्थिति में वैल्यू क्या आएगी आपकी, देखो डेल्टा t2 इज इक्वल्स टू डेल्टा t1, ब्रैकेट में लिखोगे वहन ये वैल्यू पूरी क्या हो, कांस्टेंट हो उस सिचुएशन में, तो आर नॉट साइन इनवर्स r1 अपॉन r नॉट
रिमेन्स कांस्टेंट। उस स्थिति में डेल्टा T2 इक्वल्स टू क्या आ गया, डेल्टा T1 आ गया। इसको हमने एज ए कांस्टेंट ले लिया तो इसको हमने लेफ्ट कर दिया और डेल्टा T2 इक्वल्स टू डेल्टा T1 आ गया। अब इसके नीचे दो लाइन और है वो भी लिख लो। हियर इट्स सोर्स द इक्वलिटी of proper periods for emitted and received light. Hence, the wavelength of light at emission and at a reception would be same. क्या कह रहा है, हेयर इट सोर्स द इक्वलिटी ऑफ प्रॉपर पीरियड्स फॉर इमिटेड एंड रिसीव्ड लाइट। इसका मतलब जो पीरियड लग रहा है, जो टाइम पीरियड है किसका, आपका इमिटेड यानी निकलने का, रिसीव्ड यानी उसको जहां पर वो ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी तब तक का टाइम पीरियड क्या आ गया, लगभग क्या आ गया, इक्वल आ गया। हेंस द वेवलेंथ ऑफ लाइट एट इमिशन एंड एट ए रिसेप्शन वुड बी द सेम। यानी जो रे रिफ्लेक्ट होकर के आई थी, जो इमिट हुई और जो रिसीव्ड हुई, दोनों ही सिचुएशन में कैसी है वो रे, वो सेम रे है। तो ये अपना टॉपिक क्या था, डॉपलर इफेक्ट का था। ये कंप्लीट हो गया आपका। तो आइंस्टाइन यूनिवर्स की हमने कितनी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली, 7 फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली और इसकी हमने जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ ली थी। तो ये अपना जो आइंस्टाइन यूनिवर्स था वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुका है। पहले हमने आइंस्टाइन यूनिवर्स पढ़ा था, उसके बाद में उसकी जियोमेट्रिकल, उसके बाद में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो रहेगा डी सिटर के लिए, जो आपकी जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो हमारा पार्ट नंबर 40 रहेगा। अगर आपने अभी तक इसकी प्रॉपर तरीके से नोट्स नहीं बनाए तो प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लो। साथ में बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।